sure. और यस बेटा, हमारा चैप्टर चल रहा था टेंजिबल नॉन करंट असेट्स। और इस चैप्टर के अंदर कल वाले टॉपिक में मैंने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था, रीवैल्यूएशन। और रीवैल्यूएशन के पहले कल हमने इसमें दो टॉपिक्स और पढ़ चुके थे। डिस्पोजल, जब आप अगर असेट्स का डिस्पोजल करते हैं तो उसमें प्रॉफिट लॉस कैसे कैलकुलेशंस होते हैं। एसेट्स का जब डिस्पोजल किया जाता है तो डिस्पोजल के टाइम पर हमें एक सेपरेट अकाउंट बनाना होता है और उस अकाउंट को हम कहते हैं एसेट डिस्पोजल अकाउंट। और उस डिस्पोजल अकाउंट के अंदर डिस्पोजल से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन को उसके अंदर हम मेंशन करते जाते हैं। हमने कल ये पॉइंट पढ़ा था, तो एक बार मैं वापस से फटाफट से समझा देता हूँ, रिवाइज करा देता हूँ। When assets dispose, जब आप assets को डिस्पोज करते हैं तो देयर आर टू मेथड्स टू रिकॉर्ड दिस ट्रांजेक्शन। एसेट अकाउंट के में एक तो होता है तो कि हम डायरेक्टली वहीं का वहीं पर हम क्या कर देते हैं, एसेट्स को जो भी आप सेल कर रहे हैं, डिस्पोज कर रहे हैं, उसका एसेट अकाउंट में ही शो कर दें। आपने बैंक अकाउंट लिखा, आपने डेप्रिसिएशन लगाया, अगर प्रॉफिट लॉस हुआ है तो वो एसपीएल लॉस ऑन सेल, या अगर प्रॉफिट हुआ है तो डेबिट साइड में आ जाएगा। डायरेक्टली आपने क्या कर दिया, एसेट अकाउंट में शो कर दिया। और सेकंड मेथड होता है, हम क्या करते हैं, एक सेपरेट अकाउंट प्रिपेयर करते हैं फॉर शोइंग ऑफ डिस्पोजल रिलेटेड इंफॉर्मेशन। आप डिस्पोजल रिलेटेड इंफॉर्मेशन को शो करने के लिए क्या करते हैं, एक अलग से अकाउंट बनाते हैं। लाइक हमने यहाँ पर पढ़ा था असेट अकाउंट। असेट अकाउंट में अपना ओपनिंग बैलेंस था 10 लाख, उसकी हमने कॉस्ट डायरेक्टली 2 लाख से असेट डिस्पोजल में लिखा और क्लोजिंग बैलेंस निकाल दिया। फिर उसकी डिटेल हमने कहाँ पर लिखी, एसेट डिस्पोजल अकाउंट में। एसेट अकाउंट 2 लाख में आपने उसको सेल कितने पर किया, उस पर डेप्रिसिएशन कितना लगा, उस पर लॉस कितना हुआ, प्रॉफिट हुआ तो डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर दिया। ये हमारा हो गया था कौन सा, डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट एसेट्स, और उसका हमने जनरल एंट्री पढ़ लिया था और एक्टिविटी नंबर 7 हो गया। उसी के बाद में मैंने नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस किया था पार्ट एक्सचेंज अलाउंस। जब आप अगर कोई नई एसेट अक्वायर करते हैं और उसके बदले में आप अपनी अगर पुरानी एसेट को दे देते हैं, तो जिस वैल्यू पर आप दे रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं, पार्ट एक्सचेंज अलाउंस। मतलब कि सिंपल सा पॉइंट है, वो एसेट हमारी क्या हो रही है, एक्सचेंज में जा रही है, तो उसको हम कहेंगे पार्ट एक्सचेंज अलाउंस। जस्ट अ मिनट। तो उसको हम कहते हैं बेटा पार्ट एक्सचेंज अलाउंस, जब आप पुरानी एसेट को देख करके उसके बदले में नई एसेट लेते हैं। तो आपकी नई एसेट आ गई तो डेबिट न्यू एसेट अकाउंट, आप डिस्पोजल कर रहे हैं तो क्रेडिट डिस्पोजल अकाउंट जो भी आपके एसेट है, और क्रेडिट बैंक अकाउंट। उसी के बेसिस पे मैंने एक्टिविटी नंबर 8 डिस्कस किया था। आपके सिमोन है, सिमोन के पास में एक कार है, उन्होंने परचेज करी हुई थी $35,000 की, उस पर डेप्रिसिएशन लग गया था 25,000 का। तो उसका केयरिंग अमाउंट कितना बचा, $10,000। आपने क्या करा, नई कार परचेस कर रहे हैं और उसमें आप पुरानी कार दे रहे हैं एक्सचेंज में। तो नई कार है कितने की, 40,000 की, जबकि आपने पे करा है कितना, 32,000। तो मतलब कि बाकी का 8,000 क्या होगा, पुरानी कार के सेट ऑफ हो गए। अब कार का केयरिंग अमाउंट था 10,000, आपने पुरानी कार दी कितने में, 8,000, तो बाकी का रिमेनिंग आपका 2,000 का क्या होगा, आपको लॉस होगा। यहाँ तक का पॉइंट क्लियर है बेटा सभी को। Yes, sir. उसी के बाद में फिर हमने नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया था, रिवैल्यूएशंस। ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, एक तो हमारा मेथड होता है तो कि हम एसेट्स को क्या करते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट, मतलब कि एसेट्स को जो उसकी हमने वैल्यू पर परचेज किया था उसी वैल्यू पर हम कंटिन्यू करते हैं। Normally, assets shown at historical cost price, and every year depreciation will be deduct out of the cost price of assets. एसेट्स की कॉस्ट प्राइस में से हम क्या कर देते हैं, डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं, और उसी वैल्यू पर हम कंटिन्यू करते जाते हैं, उसकी मार्केट प्राइस से कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट सेकंड मेथड होता है इसी के अंदर, रीवैल्यूएशन मॉडल। ध्यान से समझना, अब यहां से मैं फिर वापस से समझा रहा हूँ। थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा था कुछ बच्चों को डाउट है इस पॉइंट पे, तो मैं इसलिए वापस से समझा रहा हूँ, ध्यान से समझे बेटा। रिवैल्यूएशन मॉडल, जस्ट अ मिनट। रिवैल्यूएशन मॉडल के अंदर हम क्या करते हैं बेटा, हम एसेट्स को हर साल उसकी फेयर वैल्यू निकालते हैं, भी बाजार में क्या वैल्यू चल रही है, उस वैल्यू के अकॉर्डिंगली हम एसेट्स को कम ज्यादा करते हैं। आप उसको हिस्टोरिकल कॉस्ट पर शो ना करके आप उसको रिवैल्यूड प्राइस पर शो करते हैं, भाई बाजार में अभी क्या रेट चल रही है।
तो रीवैल्यूएशन मॉडल ध्यान से समझें, ये आपका फर्स्ट टाइम आप इसको डील कर रहे हैं। अंडर दिस मेथड एसेट्स विल बी रीवैल्यूड एट फेयर प्राइस, उसको हम फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके एसेट्स से उसका कैरिंग अमाउंट था, आपका बुक्स में लिखा हुआ था 2 लाख, आपने उसका रीवैल्यूड करा और रीवैल्यूड करने पर आपका निकल रहा है कितना, 3,20,000। आपने उसका रीवैल्यूएशन करा और रीवैल्यूएशन करने पर उसका प्राइस निकल रहा है कितना, 3,20,000। अब सर सपोज अगर मान लो मेरा डेप्रिसिएशन का रेट है 10% पर एनम, तो मेरा पहले डेप्रिसिएशन लगता था 2 लाख का 10% कितना, 10 20,000। अभी अब कितना लगेगा, 3,20,000 आपका फिगर हो गया, तो 3,20,000 का 10% कितना हो रहा है, 32,000। तो पहले लगता था डेप्रिसिएशन 20,000, अब करंट में डेप्रिसिएशन लगेगा, रीवैल्यूड प्राइस अगर हम बुक्स में लिखेंगे तो फिर डेप्रिसिएशन लगेगा 32,000, तो आपका एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन लग रहा है कितना, 12,000 का आपका एक्सेस डेप्रिसिएशन हो रहा है। ठीक है सर। इफ देयर इज रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स, और आप जब असेट्स का रीवैल्यूएशन करते हैं और रीवैल्यूड प्राइस जो है अगर हायर है कैरिंग अमाउंट से देन shown in the books, then difference amount जो है 1,20,000 will be the profit on revaluation, तो उसको हम क्या कहेंगे, profit on revaluation। और वो जो revaluation का जो profit होता है, and due to the revaluation model if revalued price is higher than carrying amount, then there will be excess depreciation, तो वहां पर depreciation में क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। हमारा ये जो प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन होता है इसको हम बुक्स में सेपरेटली शो किया जाता है, किस नाम से, रीवैल्यूएशन सरप्लस के नाम से। Revaluation surplus बोल दें या revaluation reserve will be shown separately in the books and it cannot be used for payment of dividend। उसको डिविडेंड के लिए आप यूज नहीं कर सकते। यहां तक का कंसेप्ट क्लियर है बेटा? Yes, sir. अब पॉइंट ये आता है, सर आपने ये चीज तो बता दिया, तो कि हमारा असेट्स को हम जब रीवैल्यू करते हैं तो भाई आपको अगर कुछ प्रॉफिट होता है तो हम उसको रिवैल्यूएशन सरप्लस के अंदर डालते हैं, बट जो शेयर होल्डर है ना उसको सहन नहीं हो रहा है बेटा, उसको डाइजेस्ट नहीं हो रही बात। क्या बात डाइजेस्ट नहीं हो रही? तो कि सर जो शेयर होल्डर है उसके टेंशन चालू हो गई। क्या चालू हो गई टेंशन? तो कि आपका असेट्स का केयरिंग अमाउंट था 2 लाख, रीवैल्यूड अमाउंट था 3,20,000, तो आपको गेन हुआ ऑन रीवैल्यूएशन कितना, 1,20,000। शेयर होल्डर ने बोला अरे वाह सर प्रॉफिट हुआ है, लाओ हमें दे दो, हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं इसको डिविडेंड के फॉर्म में। ना सर, सर ये तो स्पेशल प्रॉफिट है, और ये जो स्पेशल प्रॉफिट है कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है, इसको डिविडेंड में यूज नहीं करते। शेयर होल्डर का दिमाग खराब। शेयर होल्डर बोल रहा है भाई तो कि लाओ ये मुझे दे दो, बट कंपनी ने डिनाई कर दिया, सर ये जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है इसको तो आप डिविडेंड में यूज ही नहीं कर सकते, कैन नॉट बी यूज फॉर डिविडेंड, फॉर डिविडेंड उसको आप डिविडेंड में यूज नहीं कर सकते। शेयर होल्डर का ठीक है भाई, अब वो रखा हुआ है प्रॉफिट बुक्स में, लेकिन शेयर होल्डर उसको यूज नहीं कर सकते। कब तक? जब तक वो असेट्स को आप आपकी बिजनेस में रखोगे। अगर आप उसको असेट्स को सेल कर देते हो या किसी को बेच देते हो या किसी को ट्रांसफर कर देते हो, तो वो पैसा जाएगा रिवोल्यूशन रिजर्व से निकल करके रिटेन अर्निंग्स में, वो भी अपन आगे पढ़ेंगे। अभी आप उसको डिविडेंड के फॉर्म में यूज नहीं कर सकते। तो शेयर होल्डर का एक पॉइंट तो ये हो गया। अब आई बात डेप्रिसिएशन की। डेप्रिसिएशन पहले लग रहा था 2 लाख का 10% कितना बेटा, 20,000 जो ओल्ड डेप्रिसिएशन था, जबकि न्यू डेप्रिसिएशन बन रहा है 3,20,000 का 10%, 32,000। तो आपका 12,000 का डेप्रिसिएशन एक्स्ट्रा लग रहा है क्या? Yes, sir. 12,000 का एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन लग रहा है। शेयर होल्डर बोलता है तो कि सर हम क्या पागल हैं क्या? क्योंकि जब आपको प्रॉफिट हुआ तब तो आपने छुपा करके अलग रख लिया, भाई ये तो देने की बात नहीं है, तो कि ये तो हमारा पैसा है, ये तो हम अलग ही रखेंगे सर।
और जब डेप्रिसिएशन खर्चा लगाने की बारी आई तो आपने 20,000 की जगह 32,000 का आपका डेप्रिसिएशन हो रहा है, तो वो आप पीएनएल में शो कर रहे हो, और उसका बर्डन आप हमारे ऊपर डाल रहे हो, तो क्या हम क्यों भुगते हैं इस बात को? तो कि फिर आपके पास वो जब पैसा रखा हुआ है तो उसमें से निकालो इस पैसे को। बात समझ में आ रही है पॉइंट? Yes, sir. यस सर। यहां पर वो शेयर होल्डर ये बोल रहा है भाई, तो कि आपका excess depreciation, due to excess depreciation, profit of shareholders are reducing, वो रिड्यूस होता जा रहा है. So if there is policy of organization, अगर वहां पर पॉलिसी है ऑर्गेनाइजेशन की, then amount equal to excess depreciation will be transferred from revaluation surplus to retained earning. जितना आपका एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन लग रहा है उतने के बराबर का अमाउंट हम रिवैल्यूएशन सरप्लस से निकाल करके क्या कर देंगे, रिटेन अर्निंग्स में दे देंगे. सर लड़ाई मत करो, आप नाराज मत हो, तो कि 12,000 का एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन लग रहा है, वो 12,000 का डेप्रिसिएशन मेरे पास जो पैसा रखा हुआ है रिवैल्यूएशन सरप्लस में से, उसमें से निकाल करके मैं आपको दे देता हूँ, ताकि आपके इधर 12,000 ज्यादा लगे, वो 12,000 हम आपको वापस दे रहे हैं, ताकि आप टेंशन मत करो, आप नाराज मत हो, शेयर होल्डर को बोल रहे हो. गेटिंग माई पॉइंट? but but this transfer will be made only if it is clearly mentioned in क्वेश्चन. अगर वो क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है तो कि आपको अमाउंट रिवैल्यूएशन सरप्लस से रिटेन अर्निंग्स में ट्रांसफर करना है, तो आप ट्रांसफर करेंगे. सर रिटेन अर्निंग्स का मतलब क्या है बेटा? प्रॉफिट. रिटेन अर्निंग्स मतलब आपने अर्निंग का जो पोर्शन रिटेन कर रखा है, प्रॉफिट्स वगैरह जो आप डिविडेंड वगैरह में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं रिटेन अर्निंग. तो रिटेन अर्निंग को तो आप डिविडेंड में यूज कर सकते हैं, रिवैल्यूएशन सरप्लस को यूज नहीं कर सकते. तो उतने के बराबर का अमाउंट आप क्या कर दोगे, रिवैल्यूएशन सरप्लस से रिटेन अर्निंग में. बट फिर बोल रहा हूं मैं, क्वेश्चन में जब लिखा हुआ हो, क्लियर मेंशन हो, तो आप ट्रांसफर करेंगे, अदरवाइज ट्रांसफर नहीं करेंगे. सर एंट्री क्या होती है ट्रांसफर करने की? फॉर ट्रांसफर ऑफ एक्सेस डेप्रिसिएशन. जब आपको अगर एक्सेस डेप्रिसिएशन को अगर ट्रांसफर करना है तो उसकी एंट्री क्या बनेगी? तो एंट्री बनेगी डेबिट रिवैल्यूएशन सरप्लस, ये रिजर्व बोल दें हम, ये रिवैल्यूएशन रिजर्व बोल दें, अकाउंट क्रेडिट रिटेन्ड अर्निंग अकाउंट. यहां तक का पॉइंट क्लियर है? Yes, sir. ये क्या होता है बेटा, शेयर होल्डर को डाइजेस्ट नहीं हो पा रही बात. नहीं तो कि तुम्हारे पास पैसा आया तब तो तुमने छुपा करके रख लिए, और डेप्रिसिएशन लगाने की बारी आई तो भाई अर्पित सर को जिंदाबाद कर दो, तो कि लाओ सर दो पैसे. तो भाई मैं क्यों दूं? तो कि जब तुम्हारे पास पैसा रखा हुआ है तो उसमें से करो ना एडजस्ट. ठीक है भाई, अगर क्वेश्चन में बोल दिया जाता है आपको अगर एक्सेस डेप्रिसिएशन को ट्रांसफर करना है तो हम ये एंट्री कर देंगे, अदरवाइज. अब मुझे बताओ, आगे का जो हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे वो किस पे लगाएंगे? इस फिगर पर ही लगाएंगे क्या, 320 पर ही? Yes, sir.
तो अब इसी को टॉपिक को अपन आज का अब स्टार्ट करते हैं, ध्यान से समझना स्टार्ट करिएगा। इसी टॉपिक को अब मैं समझा रहा हूँ, रिवैल्यूएशन। देखना चालू करें बेटा, क्या दिया है इसके अंदर। IAS 16 अलाउ एंटिटीज टू रीवैल्यू नॉन करंट एसेट्स टू फेयर वैल्यू। IAS 16 जो है वो अलाउ करता है ऑर्गेनाइजेशंस को आप फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। When a non-current asset is revalued, depreciation is charged on the revalued amount. जब आप अगर रिवैल्यूएशन मॉडल अगर फॉलो करते हैं और अगर रिवैल्यूड अमाउंट आपके पास है, तो जो भी डेप्रिसिएशन लगेगा वो किस पर लगेगा, रिवैल्यूड अमाउंट पर विद एक्सेस डेप्रिसिएशन। और जो एक्सेस डेप्रिसिएशन होता है बीइंग ट्रांसफर्ड बिटवीन द रिवैल्यूएशन सरप्लस एंड रिटेन अर्निंग्स, वो जो भी आपका एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन है वो रिवैल्यूएशन सरप्लस से रिटेन अर्निंग्स में ट्रांसफर कर दिया जाता है। वो मैं कंसेप्ट बता चुका हूँ। Excess depreciation is the difference between the old depreciation charge and the new depreciation charge. This will be look into the more detail in the company account chapter of this workbook. और ये आगे भी आप पढ़ेंगे, मैंने यही समझा भी दिया है आपको। आगे चले हम। जब आप असेट्स का रिवैल्यूएशन करते हैं और अगर असेट्स की वैल्यू बढ़ जाती है तो कैसे करेंगे, इसका भी मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ। मान लो आपकी असेट्स थी बेटा, असेट्स की कॉस्ट प्राइस थी 10 लाख। एसेट्स की कॉस्ट प्राइस थी कितनी, 10 लाख। उस पर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन रखा हुआ था 2 लाख का। उस पर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन रखा हुआ था 2 लाख का, तो उसका केयरिंग अमाउंट आ जाएगा क्या बेटा, 8 लाख। उसका केयरिंग अमाउंट आ गया कितना, 8 लाख। इज इट क्लियर? Yes, sir. अब हमने उसका एसेट्स का रिवैल्यूएशन करा। ऑन रिवैल्यूएशन, जब हमने रिवैल्यूएशन करा तो उसका रिवैल्यूड प्राइस आ रहा है बेटा कितने का, 13 लाख। रिवैल्यूड प्राइस आ रहा है उसका कितना, 13 लाख। तो सबसे पहला पॉइंट तो मुझे ये बताए, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन कितना हुआ बेटा, 3 लाख या 5 लाख? प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन कितना हुआ, 3 लाख या 5 लाख? बोले बेटा, सब बोलने की रखी है, ये अपनी कथा नहीं चल रही है बेटा, बोलना है। जहां पर मैं बोलने के लिए बोलूंगा 5 लाख 5 लाख का, बिल्कुल बेटा 5 लाख का। भाई आपका असेट्स का केयरिंग अमाउंट था 8 लाख, आपने उसको रिवैल्यू करा और रिवैल्यू पर आपका प्राइस आ रहा है 13 लाख, तो आपका गेन ऑन रिवैल्यूएशन हो गया 5 लाख। पहली चीज, रिवैल्यूएशन पर गेन आ गया हमारा कितना, 5 लाख का। अब इसकी सर एंट्री करनी है, एंट्री कैसे करूंगा? भाई मेरे पास यहाँ पर असेट्स की कॉस्ट प्राइस थी 10 लाख, 10 लाख थी बेटा असेट की कॉस्ट प्राइस। Yes, sir. कॉस्ट प्राइस को मुझे बढ़ा करके कितना करना है, 13 लाख करना है क्या? असेट्स की कॉस्ट प्राइस थी मेरी 10 लाख, वो बढ़ करके कितनी हो गई, 13 लाख। सर 2 लाख का डेप्रिसिएशन भी तो था, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन था जो काम ही नहीं आया, तो इसको वापस से क्या कर दूंगा, मैं हटा दूंगा क्या अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, क्योंकि अब आगे तो 13 लाख पर लगाना है। गेटिंग माय पॉइंट? ये 5 लाख रुपीस का जो टोटल प्रॉफिट हुआ है, इसमें से 3 लाख का तो क्या रहेगा हमारा, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और बाकी का 2 लाख से क्या, सॉरी 2 लाख का, एक सेकंड, 2 लाख का तो मेरा क्या रहेगा, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और 3 लाख से मेरी क्या होगी, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को रिमूव करूंगा और 3 लाख से मैं एसेट्स की वैल्यू को इंक्रीज करूंगा क्या बेटा? Yes, sir. तो सर एंट्री क्या बनेगी हमारी यहाँ पर, डेबिट असेट अकाउंट, असेट्स को बढ़ाना है तो डेबिट असेट अकाउंट कितने रुपए से बेटा, 3 लाख से। भाई आपकी एसेट्स की वैल्यू कितनी थी पहले, 10 लाख थी, अब आपकी नई वैल्यू हो गई, नई फिगर हो गई 13 लाख, तो आपको 3 लाख से एसेट्स की वैल्यू को इंक्रीज करना है। तो डेबिट असेट अकाउंट 3 लाख, फिर आपका अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन रखा हुआ था 2 लाख का,
जो यूज नहीं आया तो उसको हम नॉर्मल में हम एंट्री क्या करते हैं डेप्रिसिएशन लगाने की, डेबिट डेप्रिसिएशन अकाउंट और क्रेडिट अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, यही एंट्री पढ़ा था अपन ने। डेबिट डेप्रिसिएशन अकाउंट और क्रेडिट अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेप्रिसिएशन चार्ज करने की ये एंट्री करते हैं क्या बेटा? यस सर। डेप्रिसिएशन चार्ज करने की हमारी एंट्री क्या होती है? डेबिट डेप्रिसिएशन अकाउंट और क्रेडिट अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो ये जो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट पड़ा है इसको बंद करेंगे तो हम क्या कर देंगे? डेबिट। तो डेबिट अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, कितना फिगर? 2 लाख। यहां तक का पॉइंट भी हो गया। और फिर आ जाएगा क्रेडिट, हमारा रिवैल्यूएशन सरप्लस में कितना आएगा? गेन ऑन रिवैल्यूएशन, क्रेडिट रिवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट। और 3 लाख और 2 लाख कितना हो जाएगा? 5 लाख। आगे पॉइंट समझ में? ये पॉइंट समझ में आ गया है क्या? सर हाँ बोलिए। सर ये एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन को सेटअप करने की जरूरत ही क्यों है? इसका तो काम ही नहीं है ना। भाई तो वो डेप्रिसिएशन आपका बुक्स में रखा रहेगा कंटिन्यू। अब वो असेट्स की वैल्यू बढ़ गई है तो अब आप जब फिर अगर डेप्रिसिएशन का वो रखा रहेगा तो फिर उसका यूज नहीं होगा, तो उसको खत्म नहीं करोगे आप। फिर आप उसमें 5 लाख का रिवैल्यूएशन सरप्लस में फिगर दिखा रहे हो तो वो कहाँ से ला रहे हो? उसका आपको एडजस्टमेंट करके शो तो करना पड़ेगा ना भाई। 2 लाख रुपए तो मेरा डेप्रिसिएशन का जो पड़ा था वो, और 3 लाख रुपए से असेट्स की वैल्यू को बढ़ा रहा हूँ, अदरवाइज अकाउंट्स में आपकी मिस्टेक आ जाएगी बेटा। यस सर। और बोले इसके अलावा और कोई डाउट? नहीं है। चलिए तो देखिए हम इसकी एंट्री क्या बताई है, वही एंट्री बता दिया। एंट्री को इन्होंने समझा दिया है जो मैं ऑलरेडी समझा दिया। व्हेन एन एसेट इज रीवैल्यूड द फॉलोइंग स्टेप्स नीड टू बी फॉलोड। आपको ये स्टेप्स को फॉलो करना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल एडजस्ट करेंगे आप कॉस्ट अकाउंट टू द रीवैल्यूड अकाउंट, मतलब वही शॉर्ट इन शॉर्ट दो एंट्री का वही बता दिया है। मैं आपको एसेट्स की कॉस्ट को क्या करना होगा? रीवैल्यूड अमाउंट पे लाना है, तो डेबिट नॉन करंट एसेट अकाउंट और क्रेडिट रिवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट। Step number 2, remove the accumulated appreciation to the date because the asset has not fallen in value. आपका जो accumulated appreciation रखा हुआ था उसको आप रिमूव करेंगे क्योंकि assets की वैल्यू रिमूव नहीं हुई है और उस उल्टा बढ़ गई है, तो हटाओ ये पुराना जो depreciation रखा हुआ था। आगे उसके बाद में क्या लिखा हुआ है? एज एन एक्सप्लेन, ये छोड़ो अभी, ये बात की बात है। रियलाइज गेन इन, ये भी पॉइंट छोड़ो अभी, फालतू इस पर कंफ्यूजन होगा आपको। मेन पॉइंट, डेप्रिसिएशन शुड नाउ बी बेस्ड ऑन द रिवैल्यूड अमाउंट। अब आपका जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो किस पर लगेगा? रिवैल्यूड अमाउंट पर लगेगा। और द अमाउंट इन द, एक सेकेंड, और जो रिवैल्यूएशन सरप्लस के अंदर अमाउंट आएगा वो कौन सा अमाउंट आएगा? इज द डिफरेंस बिटवीन द न्यू रिवैल्यूड अमाउंट एंड द कैरिंग अमाउंट ऑफ द असेट्स प्रायर टू द रिवैल्यूएशन। और रिवैल्यूएशन सरप्लस के अंदर कौन सा अमाउंट आता है? जो कैरिंग अमाउंट है और जो नया रिवैल्यूड अमाउंट है उन दोनों के बीच का डिफरेंस। तो वही करा था अपन ने, 8 लाख और 13 लाख, इन दोनों के पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस था वही अमाउंट लिखा था क्या बेटा मैंने? उसको यस सर। यहाँ तक का पॉइंट समझ में आ गया? चलिए तो यस इसी सर। का हम एक्टिविटी नंबर 9 देखते हैं। मुझे ध्यान से समझ करके बताना क्या हो रहा है इसमें। बिल्डिंग कॉस्टिंग $1 लाख, बिल्डिंग कॉस्टेज इसकी $1 लाख, कॉस्ट प्राइस बता दिया है $1 लाख, ऑन विच डेप्रिसिएशन ऑफ 20,000 हैज बीन चार्ज। उस पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन था बेटा कितना? $20,000 इज टू बी रीवैल्यूड, उसको रीवैल्यूड करना है। रीवैल्यूड अमाउंट तो बता दिया है $1,50,000। आपसे पूछा है शो द डबल एंट्री टू रिकॉर्ड द रीवैल्यूएशन, आपको रिवैल्यूएशन की डबल एंट्री करनी है एंड मेक द पोस्टिंग टू द लीजर अकाउंट्स, और लीजर अकाउंट्स में उसकी पोस्टिंग भी करनी है। तो मैं जनरल एंट्री करके बता रहा हूँ, फिर पोस्टिंग आप खुद करिएगा। क्या एंट्री बनाएंगे? डेबिट नॉन करंट एसेट्स, बिल्डिंग आ जाएगा, डेबिट अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और क्रेडिट रिवैल्यूएशन सरप्लस, यही होगी क्या बेटा एंट्री? Yes, sir. यस सर। डेबिट नॉन करंट एसेट्स
तो मुझे सबसे पहले तो भाई हमारा केयरिंग अमाउंट निकल जाएगा क्या इन दोनों का डिफरेंस से? 80,000। Yes, sir. और रिवैल्यूड प्राइस दे रखा है 150, तो आपका रिवैल्यूएशन गेन निकल जाएगा बेटा 70,000. 70,000। तो हमारी एंट्री क्या बनेगी बेटा? डेबिट नॉन करंट असेट्स बिल्डिंग अकाउंट, कितना अमाउंट आएगा? कितना अमाउंट लिखूं डेबिट नॉन करंट असेट्स बिल्डिंग अकाउंट में? 50,000. 50,000। भाई आपकी 1 लाख की फिगर थी और आपने 150 हो गई है ना बेटा, तो 1,50,000 माइनस 1 लाख, तो ये कितना आ जाएगा? 50,000। डेबिट अक्यूमुलेटेड अप्रिसिएशन, उसमें कितना आएगा? अक्यूमुलेटेड अप्रिसिएशन कितना रखा था? 20,000. 20,000। और क्रेडिट रिवैल्यूएशन सरप्लस, उसमें कितना आ जाएगा? 70,000। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. उसी के नीचे की लेजर पोस्टिंग करनी है, ये लेजर पोस्टिंग आप कर दोगे। अब ये एंट्री बन गई है तो, है ना बेटा? ये लेजर पोस्टिंग आप करके देख लेना, नहीं आएगी तो फिर मैं बता दूंगा, ठीक है? ये आप होमवर्क में करना है इसको। चलिए अब उसी के आगे चलते हैं हम। एक्टिविटी नंबर 10 दिया है, इसमें क्या बोला है? उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए, क्योंकि वो कनेक्शन से चलेगा इसलिए। अ बिल्डिंग विद अ यूजफुल लाइफ ऑफ 20 इयर्स, बिल्डिंग की लाइफ है 20 इयर्स, वॉज परचेज फॉर $1 लाख 5 years ago। आपने उसको परचेज करा था कितने पर? $1 लाख पर। कब? 5 years ago, मतलब 5 साल पहले। तो दैट मीन्स 5 साल का डेप्रिसिएशन हो चुका होगा क्या बेटा? $1 लाख की एसेट है और 20 इयर्स उसकी लाइफ है, और 5 साल का डेप्रिसिएशन लग चुका है क्या उस पर? तो Yes, हमारे sir. यहाँ पर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकल जाएगा क्या बेटा? $1 लाख की आपकी एसेट है और टोटल लाइफ है आपकी 20 इयर्स, और आपका 5 ईयर का डेप्रिसिएशन लग चुका है। तो करना देखें कितना हो रहा है। 1 लाख अपॉन 20 इंटू 5, 25,000. 25,000। ये पॉइंट समझ में आ गया है क्या? Yes, sir. आपका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ गया कितना? 25,000। एसेट का कॉस्ट प्राइस दे रखा था 1 लाख। आगे क्या बोला हमें? द बिल्डिंग इज टू बी रीवैल्यूड टू $1,50,000। बिल्डिंग की रीवैल्यूड प्राइस बता दिया $1,50,000 एट द स्टार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। ईयर के स्टार्टिंग में आपकी रीवैल्यूड अमाउंट था $1,50,000 at the start of the financial year with no change in the remaining useful life। आपने उसकी जब रीवैल्यूएशन करा ईयर के स्टार्टिंग में, तो उसकी कितनी वैल्यू हो गई है? 1,50,000 हो गई है, और कोई चेंज नहीं हुआ है रिमेनिंग लाइफ, मतलब वही 20 ईयर्स ही है क्या लाइफ तो, और 5 ईयर्स ऑलरेडी हो चुके हैं, तो अब रिमेनिंग लाइफ कितनी बची है बेटा? 15 ईयर्स बची है क्या? Yes, Yes, sir. sir. समझ में आ गया? आउट ऑफ 20 इयर्स लाइफ, 5 years already completed, so remaining life is 15 years। तो अब आपसे पूछा क्या है उन्होंने? व्हाट इज द न्यू डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द ईयर? नया डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? तो बेटा नई रिवैल्यूड प्राइस आपको दे रखी है, न्यू डेप्रिसिएशन निकालना है आपको, तो 1,50,000 की आपको नई वो दे रखी है, और लाइफ कितनी है? 15 ईयर्स है क्या? तो डिवाइडेड बाय 15, तो आपका कितना आ जाएगा डेप्रिसिएशन? $10,000 का आ जाएगा क्या?
Yes, sir. ये आपका आंसर हो गया. व्हाट इज द न्यू डेप्रिसिएशन ऑफ चार्ज फॉर द ईयर, तो वो कितना हो जाएगा, $10,000. अच्छा, इसी क्वेश्चन में अगर वो पूछ लेते सपोज व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एक्सेस डेप्रिसिएशन, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एक्सेस डेप्रिसिएशन अगर पूछ लिया जाता सपोज, तो कितना होता बेटा? So 5,000. 5,000. भाई आपका ओल्ड डेप्रिसिएशन कितना था? 5 years का 5,000, 25,000 लगा था ना बेटा? 1 लाख अपॉन 20 years करा अपन ने, तो कितना आ रहा था 1 year का? 5,000 आ रहा था ना पर ईयर. Yes, sir. 5,000 आपका ओल्ड डेप्रिसिएशन है और न्यू डेप्रिसिएशन कितना है? 10,000. 10,000. तो आपका एक्सेस डेप्रिसिएशन आ जाता है कितना? 5,000. इज इट क्लियर टू एवरीवन? यहां तक की बात भी हो गई सर. सर फिर पॉइंट आता है, सर जब आप अगर असेट्स को, जो रीवैल्यूड असेट थी आपने जिसका रीवैल्यूएशन करा था, अगर उस असेट को आप सेल कर देते हैं तो क्या होगा? तो फिर whenever revaluation model followed and revalued asset sold after a certain period, then if any amount remaining in revaluation surplus अगर कोई भी अमाउंट आपका रिवैल्यूएशन सरप्लस में बच रहा है एंड रीवैल्यूड एसेट सोल्ड, और जो रीवैल्यूड एसेट थी उसको आपने सोल्ड कर दिया है, देन अमाउंट ऑफ revaluation surplus will be transferred to retained earnings. तो वो जो रिवैल्यूएशन सरप्लस का अमाउंट है वो कहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे हम? रिटेन अर्निंग्स में ट्रांसफर कर दिया जाता है, सो दैट इट मे बी यूटिलाइज फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड, ताकि आप डिविडेंड वगैरह में उसको यूज कर सके. मतलब इन शॉर्ट, जब आप अगर कोई एसेट्स का रिवैल्यूएशन करते हैं और रिवैल्यूएशन करने के बाद में अगर आपको कोई भी गेन वगैरह हुआ था तो आपने ऑब्वियसली उसको रिवैल्यूएशन सरप्लस में ट्रांसफर किया होगा, और रिवैल्यूएशन सरप्लस में डालने के बाद में अगर आपका उस एसेट्स को आप अगर सेल आउट कर देते हैं तो सेल करने के बाद में जो भी आपका रिवैल्यूएशन सरप्लस रखा है भैया वो एसेट ही नहीं बची, तब उसका रिवैल्यूएशन सरप्लस भी रखने से मतलब क्या? भाई शेयर होल्डर की नजर तो बहुत टाइम से थी भाई ये पैसा रखा हुआ है लेकिन हम यूज नहीं कर पा रहे, और वो एसेट्स ही आपने अगर बेच दिए तो शेयर होल्डर बोल रहा है सर अब तो दे दो, अब तो ये पैसा दे दो ताकि हम लोग बांट लें, अब तो डिस्ट्रीब्यूट कर लें, तो कि ले जाओ भाई. अब वही नहीं बचा तो उसकी पैसे भी रखने से मतलब क्या? वो एसेट ही नहीं है हमारे पास एग्जिस्टेंस में, तो फिर हम उसका रिवैल्यूएशन सरप्लस को भी क्या कर देंगे? रिटेन अर्निंग्स में ट्रांसफर कर दिया जाता है. सर अगर हमें यहाँ पर प्रॉफिट लॉस निकालना है ऑन डिस्पोजल ऑफ एसेट तो वो कैसे कैलकुलेट होता है? प्रॉफिट और लॉस ऑन disposal of revalued assets will be same as
प्रॉफिट लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ अदर एसेट्स। जो आप नॉर्मल एसेट्स का, अदर एसेट्स का आप प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करते हैं, वैसे ही आप रीवैल्यूड एसेट्स का भी प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करेंगे, उसमें कोई अलग से कैलकुलेशंस नहीं होगी। तो वही चीज समझाया है यहाँ पर। The disposal of a revalued non-current assets is accounted for in exactly the same way as disposal of an asset that has not been revalued, using the same performer to calculate profit or loss. Profits निकालेंगे, वो इसमें carrying amount माइनस करा तो आपको प्रॉफिट या लॉस आ जाता है। अगर कोई भी बैलेंस रखा हुआ रिवैल्यूएशन सरप्लस में, तो वो रिटेन अर्निंग्स में ट्रांसफर कर दिया जाता है उस एसेट्स का रिवैल्यूएशन होने के बाद में। उसी की बेसिस पर आपको बोला है, जैसे एक्टिविटी नंबर 11 के अंदर, इमेजिन दैट द बिल्डिंग इन द प्रीवियस एक्टिविटी, जो हमारी प्रीवियस एक्टिविटी में बिल्डिंग थी, तो भाई प्रीवियस एक्टिविटी की बिल्डिंग देखिए हम, प्रीवियस एक्टिविटी की बिल्डिंग थी हमारी, कितने की हो गई थी, उसका रीवैल्यूड अमाउंट था 1,50,000, उसका रीवैल्यूड अमाउंट था 1,50,000। अब उन्होंने क्या बोला, प्रीवियस एक्टिविटी वाज सोल्ड आफ्टर 1 ईयर आफ्टर रीवैल्यूएशन। आपने क्या करा, उसको सोल्ड करा है कब, आफ्टर 1 ईयर ऑफ रीवैल्यूएशन। तो बेटा 1 साल बाद में अगर आपने बेचा है, और कितने में बेचा है, सेल प्राइस दे दिया $1,70,000, तो आपने 1 ईयर के बाद में अगर बेचा है, तो आपका 1 साल का और डेप्रिसिएशन लग गया होगा क्या। तो आपका रीवैल्यूड अमाउंट दे रखा था $1,50,000, और हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करा था क्या, Yes, sir. 10,000. 10,000। ये सब क्वेश्चंस कनेक्टेड चल रहे हैं, इसलिए वो ध्यान से समझना है पूरा कंसेप्ट जो मैंने आज का समझाया। 10,000, 1,40,000 आपका आया फिगर, बैलेंस आ रहा है कैरिंग अमाउंट ऑन डेट ऑफ डिस्पोजल, इज इट क्लियर। 140,000 आपका अमाउंट आ रहा था, और आपने उसको सेल कितने पर कराया बेटा, 1,70,000 में सेल करा है। 140,000 की चीज को आप 1,70,000 में सेल कर रहे हो, तो प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, Profit. प्रॉफिट 30,000. ऑन डिस्पोजल। और कितना प्रॉफिट हुआ, 30,000। Yes, sir. आगे समझ में आता है, यहां तक का पॉइंट क्लियर है। Yes, sir. ये मेरा रीवैल्यूएशन वाला कंसेप्ट और समझा दिया है मैंने। अब इसके बाद में अभी फिर और टॉपिक दे रखा है, डेप्रिसिएशन रिविजिटेड और रिव्यू ऑफ डेप्रिसिएशन मेथड, जो कल वाले लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा हमारा चैप्टर। यहां तक का जो मैं पढ़ा चुका हूं, उसको एक बार पूरा वापस से रिवाइज कर लेना, ताकि कहीं भी अगर कोई डाउट हो तो डाउट्स भी पूछने में आ जाए। कल में मेरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा, तो इसलिए इसको पूरे चैप्टर को एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना। कहीं भी बड़ा चैप्टर है, थोड़ा सा लेंथी चैप्टर मैंने लिया है, तो ये आता है एग्जाम में, इसमें से क्वेश्चंस पुट अप होते हैं, तो अच्छे से इसको कवर अप कर लेना। इसका बाकी का रिमेनिंग पार्ट हम कल वाले लेक्चर में करते हैं। और फिर ठीक है बेटा, ये पीडीएफ में भी क्लास के बाद में शेयर कर दूंगा, तो आप उसमें से ये नोट डाउन कर लीजिएगा और फिर सब चीजें। चलिए, ओके, थैंक यू एवरीवन।